आज के इस वीडियो में हमने मोमेंटम से रिलेटेड जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल में उन्हें कंपाइल किया है। बेसिकली सारे वीडियोस एसोसिएटेड है लीनियर मोमेंटम से। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। दैट मीन कौन कौन से वीडियोस को कंपाइल किया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सा टॉपिक इस वीडियो में कितना समय से शुरू होगा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख के दे दूंगा। अगर कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक ही देखना है तो आप उस सर्टेन टाइम में जाके उसे देख सकते हैं। तो जैसे कि पहला वीडियो जो होगा वो ये होगा कि मोमेंटम क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। फिर एक टर्म आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बारे में हम देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि मोमेंटम जो है ये कंजर्व्ड क्यों रहता है, और उससे आगे हम ये देखेंगे कि ये 2 डायमेंशनल मोशन में और 3 डायमेंशनल मोशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। इससे पहला वाला जो वीडियो होगा, जो पार्ट होगा वीडियो का, ये वाला जो पार्ट है, इसमें सिर्फ हम 1 डायमेंशनल मोशन पे ही अपना जो सोच है उसे कंस्ट्रेंट रखेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हुए हम कैसे समझेंगे कि 2 डायमेंशनल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। ये वीडियो जो है ये आपको बहुत क्लियर एक इंट्यूशन देगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्यों है। और अंततः हम ये देखेंगे कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन क्या होता है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपको भी लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक एक लाइक से ही हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह के वीडियोस बना पाते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं पहला वीडियो, जो कि है मोमेंटम क्या होता है। मान लें कि 2 बॉल्स हैं, यहां एक और एक बॉल, दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं, दोनों का मास सेम है, साइज सेम है, बिल्कुल सेम बॉल्स हैं। एक बॉल ये आपके तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और दूसरा आपके तरफ आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। आप यहां पर खड़े हैं और आपको बॉल्स को रोकना है, दोनों ही बॉल्स को। तो आप ये बताएं, खुद इमेजिन करें और ये बताएं कि कौन सा बॉल उसे रोकना आपके लिए आसान होगा। दोनों का ही मासेस जो है वो सेम है। चलिए मान लेते हैं कि 100 ग्राम का बॉल्स है, सो 0.1 किलोग्राम का बॉल। ऑब्वियस ही बात है, जिसका स्पीड कम होगा उसे रोकना आपके लिए आसान होगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसे रोकना आपके लिए कठिन होगा। उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि 2 बॉल्स अगर रखे हुए हैं एक जगह पे, दोनों ही बॉल्स रखे हुए हैं, एक को आपको थ्रो करना है कुछ ऐसे ताकि उसका स्पीड हो 10 मीटर पर सेकंड और दूसरे का स्पीड हो 50 मीटर पर सेकंड। तो कौन आपके लिए ज्यादा कठिन होगा? ऑब्वियस ही बात है, 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकना आपके लिए थोड़ा ज्यादा कठिन होगा। तो यहां सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि अगर 2 बिल्कुल आइडेंटिकल बॉडीज रहे, दोनों का मास बिल्कुल सेम रहे, तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जो आपके तरफ आ रहा है, उसे रोक पाना आपके लिए ज्यादा कठिन होगा। थोड़ा सिनेरियो को चेंज करते हैं। अब मान ले कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों सेम स्पीड से आएगा। अब एक ऐसा बॉल है जो कि 0.1 किलोग्राम का है, दैट मीन 100 ग्राम का बॉल है, और एक बड़ा सा बॉल है, बहुत बड़ा हेवी सा बॉल है, और ये 1 किलोग्राम का है। दोनों ही सेम स्पीड से आपके तरफ आ रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। तो ये मान ले 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है आपके तरफ, और ये भी 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है। इस केस में भी आपको इन बॉल्स को रोकना है। तो कौन सा बॉल रोक पाना आपके लिए आसान होगा? क्या छोटा वाला या बड़ा वाला? दोनों का स्पीड सेम है। यहां भी आप सोच के बताएं, सेंस करें। ऑब्वियस सी बात है, यह है प्रैक्टिकल सेंस से भी हम कह सकते हैं कि इसे रोक पाना हमारे लिए ज्यादा कठिन होगा। बड़ा वाला जो बॉल होगा, जिसका मास ज्यादा है, दोनों का स्पीड सेम है, ये ध्यान रखें। और छोटा वाला जो होगा, इसे हम आसानी से रोक सकते हैं। सिमिलर सिचुएशन अगर रुका हुआ रहे तो एक बॉल रुका हुआ है, छोटा वाला, और बड़ा वाला भी रुका हुआ है। दोनों को सेम स्पीड देना है, आपको फेंकना है और दोनों को सेम स्पीड देना है कि कौन सा काम कठिन होगा आपके लिए।
छोटा वाला को 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड देना या बड़ा वाला को 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड देना? ऑब्वियस ये बात है, बड़ा वाला 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड यहां पर क्रिएट करना आपके लिए कठिन होगा ज्यादा। तो यहां हम समझ सकते हैं दो ऑब्जेक्ट्स का स्पीड अगर सेम हो तो जिसका मास ज्यादा होगा उसे रोक पाना आपके लिए थोड़ा ज्यादा कठिन होगा, या फिर कहें उल्टे तरफ से अगर कहें तो दोनों अगर रुके हुए रहे, दोनों को सेम स्पीड देना है, फेंकना है दोनों को, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसे सेम स्पीड से फेंकना थोड़ा ज्यादा कठिन होगा। अब सिचुएशन को और थोड़ा बदल दिया जाए। आप खड़े हैं और आपको रोकना है दो ऑब्जेक्ट्स को। एक ऑब्जेक्ट, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसका जो मास है मान ले 0.1 किलोग्राम है, 100 ग्राम का बॉल है, और ये आपके तरफ आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, काफी ज्यादा स्पीड है ये। और एक बड़ा सा बॉल है, बहुत बड़ा, और इसका जो मास है ये है 2 किलोग्राम। सो 2 किलोग्राम का बॉल है और ये आपके तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। आपको यह बताना होगा कि किसे रोक पाना आपके लिए ज्यादा कठिन होगा और किसे रोक पाना आपके लिए आसान होगा। पिछले दो केसेस में हमने यह देखा था कि जो ज्यादा स्पीड से आ रहा उसे रोक पाना ज्यादा कठिन था। ये तो पहला केस था। दूसरे केस में हमने देखा था अगर दोनों का स्पीड सेम हो तो जिसका मास ज्यादा होगा उसे रोकना कठिन है। अब ये तीसरा केस, जिसका मास कम है उसका स्पीड ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा है उसका स्पीड कम है, तो न तो आप ये रूल अप्लाई कर पाएंगे ना ही ये वाला रूल अप्लाई कर पाएंगे। और जब तक ये प्रैक्टिकली आप करेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे किसे रोक पाना ज्यादा कठिन होगा। फिजिक्स में यहां पर एक टर्म आता है, वो टर्म होता है लीनियर मोमेंटम। ये डिसाइड कर सकता है, ये क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डिसाइड कर सकता है कि किसे रोक पाना ज्यादा कठिन होगा। मैं बार बार कह रहा हूं रोक पाना ज्यादा कठिन होगा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। ये क्या है लीनियर मोमेंटम? सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक बॉल को रोक पाना ये डिपेंड करता है उसके स्पीड पे, क्योंकि ज्यादा स्पीड तो रोकना ज्यादा कठिन है। साथ ही साथ ये डिपेंड करता है इसके मास पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पीड पे डिपेंड करता है या सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम, जो कि आपको मैथमेटिकली ये समझा सकता है कुछ डेटा के साथ ऑपरेशन करके कि किसे रोक पाना ज्यादा कठिन होगा, वो एक ऐसा क्वांटिटी है, वैसे तो इसे हम डिनोट करते हैं लेटर पी से। सो ये मोमेंटम जो होता है ये होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। ना ही ये मास है ना ही ये वेलोसिटी है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। और होना भी कुछ ऐसा ही चाहिए। मोमेंटम ये डिसाइड करके देगा आपको किसे रोक पाना ज्यादा कठिन है। ना तो सिर्फ ये मास पे डिपेंड करेगा ना ही सिर्फ वेलोसिटी पे, ये इन दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा ये। अब अगर थोड़ा गौर से आप देखें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो मोमेंटम है ये मोमेंटम भी ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो अब अगर इस फॉर्मूला से हम देखते हैं तो इन दोनों में से जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उसे रोक पाना ज्यादा कठिन होगा। चलिए देख लेते हैं। हम असाइन कर देते हैं इसका जो मोमेंटम है ये P1 है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, और इसका जो मोमेंटम है ये P2 है। P1 और P2 में से जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा मुझे कहना चाहिए, जो ज्यादा होगा उसे रोक पाना ज्यादा कठिन होगा। तो यहां से चलिए इवेल्युएट कर लेते हैं P1 और P2 कितना होगा। तो यहां से P1 ये बराबर होगा, देखिए मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करेंगे। 100 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन मायने नहीं रखेगा यहां पर, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सो यहां पर मास देखें, पहला केस ये मास इसका है 0.1 किलोग्राम और इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, जो कि 100 मीटर पर सेकंड। सो 100 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है एसआई यूनिट जो होगा मोमेंटम का वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड।
अब दूसरा मोमेंटम देख लेते हैं। ये जो मोमेंटम है P2, ये कितना होगा देखिए, ये उसी तरह से होगा 2 किलोग्राम इंटू 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप ये पाएंगे ये बराबर होगा 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहां आप देख के बताएं किसे रोकना ज्यादा कठिन होगा। P1 P2 से ज्यादा है, दैट मीन पहला जो ऑब्जेक्ट है ये, इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम से ज्यादा है, सो इसे रोक पाना ज्यादा कठिन होगा। ये तो 0.1 किलोग्राम का है, लेकिन इसका स्पीड देखे काफी ज्यादा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसे रोक पाना ज्यादा कठिन होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं रोक पाना ज्यादा कठिन होगा, फेंकना ज्यादा कठिन होगा या आसान होगा, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। अगर आपकी काबिलियत यहां पर, आपका जो एबिलिटी है ये 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने का है, आप कांस्टेंट 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेंट फोर्स 1 न्यूटन, तो फिर इसे, जिसका कि मोमेंटम इतना है, दैट मीन ये वाला जो बॉडी है, इसे रोकने के लिए आपको 10 सेकंड लगेगा। कंटिन्यूअसली 10 सेकंड तक आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे, तब जाके ये रुकेगा। और ये दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम इतना है, आप उतना ही फोर्स अगर लगाएं तो आपको 4 सेकंड लगेगा उसे रोकने में। हम सबका फोर्स अप्लाई करने का एक एबिलिटी होता है, इसीलिए क्रिकेट में देखेंगे आप, जब बॉल पकड़ा जाता है, फील्डर जब बॉल पकड़ता है, काफी तेजी से जब बॉल आता है तो वो अपना हाथ खींच लेता है। हाथ खींचने का मतलब क्या है, अगर आप हाथ को बिल्कुल स्टैटिक रखेंगे, बिल्कुल रिजिड रखेंगे, तो बॉल आपके कांटेक्ट में आएगा और आप तुरंत अगर उसे पकड़ना चाहते हैं, दैट मीन आप बहुत बहुत कम समय में ही आप उसे रोक देना चाहते हैं। इसके लिए आपको काफी ज्यादा फोर्स लगाना होगा। हो सकता है वो आपके एबिलिटी से बाहर हो उतना फोर्स लगाना, तो बॉल आपके हाथ से निकल जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। वही आप अगर हाथ को खींच लेते हैं पीछे की तरफ, इसका मतलब आप समय दे रहे हैं ज्यादा। जितना समय आप देंगे एक ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, उतना कम फोर्स आपको अप्लाई करना होगा। जैसे इसी केस में इसका मोमेंटम काफी ज्यादा था, तो 1 न्यूटन का ही फोर्स हम लगा रहे हैं, फोर्स दोनों को ही रोकने के लिए 1 न्यूटन का हम लगा रहे हैं। लेकिन इसमें हमें 10 सेकंड तक उस फोर्स को अप्लाई करना होगा, 1 न्यूटन वाले फोर्स को, और यहां पर 4 सेकंड तक, इस वाले केस में 4 सेकंड तक हमें 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना होगा। वही अगर हमारा एबिलिटी 2 न्यूटन का होता, हम 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे रोकने के लिए हमें 5 सेकंड तक 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना होता, और इसे रोकने के लिए, इस वाले को रोकने के लिए हमें 2 सेकंड तक अप्लाई करना होता फोर्स। फोर्स के साथ मोमेंटम का एक रिलेशन है। अगर उस रिलेशन को आप देखते हैं फोर्स और मोमेंटम का, तो फोर्स ये होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मतलब क्या है इसका, मान ले एक ऑब्जेक्ट है, आप इसमें एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो मान लें आप एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके कारण होता क्या है देखिए, हमें पता है कि अगर इसका मास m हो तो ये फोर्स ये बराबर होगा इस पे जितना एक्सीलरेशन क्रिएट होगा इनटू इसका जो मास है, मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। तो इसे मिलेगा एक एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मिला, इसका मतलब इनिशियली मान लेते हैं यहां पर इसका स्पीड अगर u था, तो एक्सीलरेशन मिलने से कुछ देर बाद इस पे हम अगर F फोर्स अप्लाई करते रहे यहां तक, तो यहां आते आते इसका जो स्पीड है ये बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक्सीलरेशन है इसमें, इस डायरेक्शन में, तो ये स्पीड बढ़ जाएगा। दैट मीन इसका मोमेंटम बढ़ रहा है। मोमेंटम किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यहां से यहां तक इसका जो मोमेंटम बढ़ा, हम फोर्स को इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए मोमेंटम बढ़ रहा है। अगर यही बॉल इस डायरेक्शन में मूव करता और फोर्स को इस डायरेक्शन में न लगा के हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते, तो मोमेंटम घटता। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस डायरेक्शन में इसे धकेलते रहे तो आप इसे रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मोमेंटम घटता है उस केस में। तो अभी देखें, हम फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसका जो स्पीड है वो बढ़ा, वेलोसिटी आप कह सकते हैं। सो वेलोसिटी इसका बढ़ा, तो मोमेंटम यहां पर अगर P1 है और मोमेंटम यहां P2 है, तो P2 P1 से ज्यादा होगा। और मोमेंटम का जो चेंज है P2 माइनस P1 होगा, यहां पर चेंज इन मोमेंटम इज P2 माइनस P1। और यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगा,
जो टाइम लगा यहां पर वो डेल्टा टी है। आप कह सकते हैं यहां आपने घड़ी देखा, आपने देखा कि T1 समय है, अभी ऑब्जेक्ट यहां पर है, और फिर जब ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा तो आपने देखा T2 समय है, तो ये डेल्टा टी ये है T2 माइनस T1। सो यही है चेंज इन टाइम। सो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये तो हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर वेक्टर नोटेशन में आप कहें तो मोमेंटम चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों को आप वेक्टर की तरह ट्रीट करें। अब अगर वेरिएबल फोर्स हो तो एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वेरिएबल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, चेंजिंग फोर्स है। यहां पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, इस जगह पर हमने F1 फोर्स अप्लाई किया, और आगे बढ़ते बढ़ते यहां पर हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स मान ले कि F है, और फिर आगे जब यहां पर हमने देखा इस बॉल को तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा था ये मान ले F2 है। तो यहां पर जो चेंज इन मोमेंटम के साथ फोर्स का रिलेशन होगा वो कैसा होगा, यहां पर तो फोर्स वेरिएबल है। तो आप इस तरह से पूरे जर्नी में जो चेंज इन मोमेंटम है और पूरे जर्नी के लिए इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा जो कि डेल्टा टी है, उसे फोर्स के साथ इंटर रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स ये कांस्टेंट है ही नहीं। आप कह ही नहीं सकते हैं कि फोर्स F, क्योंकि फोर्स तो वेरिएबल है। यहां पर कुछ फोर्स लग रहा है, यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और फोर्स लग रहा है। तो उस केस में हमें एक छोटा सा, इस पूरे प्रोसेस का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करना पड़ता है। तो इस छोटे से पार्ट में जो टाइम लगा ये टाइम dt है मान ले। बहुत छोटे समय को, इनफाइनाइटेसिमल टाइम को हम dt से डिनोट कर सकते हैं। और इस छोटे से पीरियड में जो फोर्स का वेरिएंस हुआ, फोर्स तो हमेशा चेंज हो रहा, लेकिन ये इतना छोटा समय है कि फोर्स का जो चेंज होगा वो इतना कम होगा कि उसे आप कंसीडर नहीं भी कर सकते हैं, या हम करते नहीं है कहना चाहिए मुझे। सो फोर्स तो सेम है इस केस में। टाइम कितना हुआ, dt हुआ। अब यहां पर मोमेंटम में कुछ तो चेंज होगा, क्योंकि एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां पर फोर्स अप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा तो जो वेलोसिटी है उसमें चेंज होगा। सो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक मोमेंटम में चेंज होगा, जिसे कि हम बहुत छोटा चेंज होगा तो जिसे कि हम dp से डिनोट करेंगे। ये बहुत छोटा चेंज इन मोमेंटम को दिखाएगा। सो यहां पर वेरिएबल फोर्स के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बॉडी में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में मान ले, ये बराबर हो जाएगा dp dt के। सो इस तरह से जब वेरिएबल फोर्स रहेगा तो इस तरह का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। कांस्टेंट फोर्स के लिए आप पूरे जर्नी का चेंज इन मोमेंटम को कंसीडर करके टोटल जो टाइम लगा उसे डिवाइड कर सकते हैं, और इस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड फॉर वेरिएबल फोर्स। तो मैंने जो इससे पहले एग्जांपल दिया था आपको यहां पर कि इसे रोकने के लिए 10 सेकंड लगेगा, इसे रोकने के लिए, इतना मोमेंटम को रोकने के लिए आपको 4 सेकंड लगेगा। कब? जब आपकी काबिलियत हो 1 न्यूटन का फोर्स लगाने का। तो ये मैंने कैसे कहा था? आप अगर इस फॉर्मूला को देखें, ये कहा गया कि आपकी काबिलियत है 1 न्यूटन फोर्स लगाने का, दैट मीन आप कांस्टेंट फोर्स लगा सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से आगे बढ़ते हुए ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर इसका स्केलर फॉर्म हम कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन को इग्नोर करते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जितने समय तक आप फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहां पर आप डेल्टा टी भी कह सकते हैं। सो आप जो कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं इनटू जितने समय तक लगा रहे हैं वो बराबर होगा चेंज इन मोमेंटम के। तो इस केस में देखें, आपको इस बॉल को अगर रोकना है, बिल्कुल रोक देने का मतलब क्या है, इसका मोशन को खत्म कर देना है, रोक देना है इसे, इसका फाइनल स्पीड 0 होगा। तो इसका मोमेंटम अभी ये आपके तरफ मूव करते हुए आ रहा है, इसका मोमेंटम अभी 10 kg मीटर पर सेकेंड है। इसे आप 0 बना देंगे, पकड़ के रोकने का मतलब तो यही है, इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा, ये रुक जाएगा। सो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। सो ये अगर 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो और आप जो फोर्स लगा रहे हैं ये अगर 1 न्यूटन का हो, दैट मीन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही न्यूटन है। सो यहां से आप देखिए डेल्टा टी कितना होना चाहिए। चलिए फॉर्मूला मुझे कुछ और लिखना चाहिए था, मुझे ऐसा बनाना चाहिए था कि डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय एफ। तो यहां से आप पाएंगे डेल्टा पी इस केस में 10 किलोग्राम
इंटू मीटर पर सेकेंड है और F जो है ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, तो ये बन जाएगा 10 सेकेंड। आप इवेल्युएट करके इसे देख ले। दैट मीन जो टाइम आपको लगेगा वो 10 सेकेंड का होगा। वही दूसरे केस में देखें, जब मोमेंटम इसका 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था, ये ऑब्जेक्ट जब आ रहा था आपके तरफ, तो उसका जो मोमेंटम था, तो यहां पर 10 की जगह 4 कर दे। आप तो फोर्स कितना लगा रहे, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पर 4 kg मीटर पर सेकेंड और यहां पर डिनोमिनेटर में 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 सेकेंड। तो जो टाइम आपको लगेगा वो 4 सेकेंड का लगेगा और इस केस में जैसा कि हमने बात किया 10 सेकेंड का लगेगा। तो यही मेरा कहने का मतलब था, जो मैं बार बार आपसे कह रहा था कठिन होगा आसान होगा। वैसे तो फोर्स आप 1 न्यूटन का ही लगाएंगे, सेम लगाएंगे दोनों ही केस में। आसान और कठिन कहने का मतलब था कि ज्यादा देर तक आपको फोर्स लगाना होगा और एक केस में कम समय तक आपको फोर्स लगाना होगा। उसी तरह से अगर टाइम आपको बांध दिया जाए कि आपसे कहा गया दोनों को ही रोकना है, इसे भी, लेकिन आपके पास 1 सेकंड का ही समय है, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, तब आप ये पाएंगे कि इसे रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा और इसे रोकने के लिए आपको कम फोर्स अप्लाई करना होगा। जिसका मोमेंटम कम है उसमें आपको कम फोर्स अप्लाई करना होगा। ये हम कैसे कह सकते हैं, इसी फॉर्मूला से हम कह सकते हैं। सो चूंकि फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं ये है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो चूंकि मोमेंटम ज्यादा है और टाइम दोनों ही केस में सेम है, तो जिसमें मोमेंटम ज्यादा होगा, जैसे इसका मोमेंटम ज्यादा था तो इसे रोकने के लिए चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा होगा। सो चेंज इन मोमेंटम अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी आपको ज्यादा लगाना होगा। अगर दोनों को ही 1 सेकंड में रोकना है तो आपको इस बॉल को रोकने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना होगा, क्योंकि आपके पास 1 ही सेकंड का समय है, और इसे रोकने के लिए आपको 4 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा जब आपके पास समय 1 सेकंड का हो। वैसे ही अगर समय आपके पास 2 सेकंड का होता तो इसे रोकने के लिए आपको 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना होता और इसे रोकने के लिए आपको 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना